तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस रचना श्रीवास्तव मैम, जिन्होंने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखा है, सीटेट एंड यूपीटेट क्वालिफाइड हैं. She has also been a board examiner for more than 5 times in CBSE and ISC board. Currently a teacher and coordinator at an international board school. तो हम उनसे बोर्ड्स के साथ साथ कई लाइफ रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे होंगे. इस पॉडकास्ट में हम स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी कई बातें कर रहे होंगे. तो मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स आर आल्सो गोइंग टू लिसन दिस. सो वेलकम मैम. मैम, मैंने तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, फिर भी आप सबसे पहले खुद को डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे लिसनर्स को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. श्योर. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं. सच है, जिंदगी एक बार मिली है, पर जिंदगी में हर चीज का अनुभव लेना जरूरी तो नहीं. ये एक जो नीचे की लाइन है, हर चीज में जिंदगी का अनुभव लेना जरूरी नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है. वो इसलिए क्योंकि हमें हर चीज के अनुभव से ही प्राप्त होता है कि हम क्या चीज सीख रहे हैं और किस तरीके से सीख रहे हैं. हर वो छोटी से छोटी चीज हमें बहुत कुछ बताती है, क्योंकि एक बात और कही गई है, एक छोटा सा बदलाव एक बड़े कार्य को जन्म देता है. तो मेरा भी यही मानना है, छोटी छोटी वो चीजें जो हमारी लाइफ में होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते रहती हैं. हम वो हर चीज से सीखते हैं जो हमारे आसपास चल रही होती है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो. बहुत सारी चीजों को तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि हमें हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. अगर हम सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे. जिंदगी एक ऐसा अनुभव है जो सब कुछ हमें बताकर जाता है. जैसा कि दौर आजकल आप देख ही रहे हैं, इतनी मुश्किल दौर से हमारा देश गुजर रहा है, लेकिन वो मुश्किल दौर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामयाबी जरूर दिलाता है. ऑलराइट मैम, तो मेरा पहला क्वेश्चन, बोर्ड्स स्टूडेंट्स का लास्ट मंथ में क्या शेड्यूल होना चाहिए? क्योंकि लास्ट में इतना प्रेशर होता है, बच्चा सोचता है कि ये भी पढ़ लिया जाए, वो भी, और इस चक्कर में वो अपना बेस्ट देने में कई बार चूक जाता है. तो आपकी क्या एडवाइस होगी इस पर हमारे बोर्ड्स एस्पिरेंट्स को? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा एडवाइस यही होगा कि बच्चों को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जो कि जनरली बच्चे नहीं बनाते. बच्चे इसी में उलझे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. उनको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है. कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स भी पढ़ना है, इको भी पढ़ना है, कॉमर्स के बीएसडी भी पढ़नी है. तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सब आसपास एग्जाम टाइम में घूमती रहती हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक स्ट्रेटेजी बना लें, अपने आप को देख लें कि हम किस चीज में अच्छे हैं, कौन सी चीज हमारी वीक है. जो चीज वीक है उसको ज्यादा ध्यान देना है, जो चीज हमारी स्ट्रॉन्ग है उसको हम एक पार्ट में रखकर ही उस पे ध्यान सब पे देने की जरूरत है, लेकिन उसको हम एक अलग रख के भी बात कर सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रेटेजी, कि हम किस तरह से उस चीजों को अपने लिए तैयार करते हैं. तो सबसे बड़ा काम है कि अच्छी तरीके से एक टाइम टेबल बना लेना, एक स्ट्रेटेजी बना लेनी, अपने हर पार्ट को डिवाइड कर लेना, उस पार्ट पे क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है उनको अलग कर लेना, और उनको अलग करके उस तरह से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम जो चीजें हमसे छूट जाती हैं वो भी हम कवर अप करेंगे. ऑलराइट मैम, तो एक बार ये भी बता दीजिए कि लास्ट डेज में हमें सेल्फ नोट्स पर खुद को फोकस करना चाहिए या किसी बुक पर? देखिए, नोट्स जो होते हैं वो हमने जब बनाए होते हैं जब हम पूरी बुक पढ़ रहे हैं जी. तो मेरे अगर खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो उसमें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए. जी मैम. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम बुक से छोड़ देते हैं. तो बुक को एक बार देख लेना कि उसमें ऐसा कोई पार्ट छूट तो नहीं गया है, अपने नोट्स को कंपेयर कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो आपके नोट्स हैं वो परफेक्ट होते हैं रिवीजन. जी मैम. तो एक और बहुत बड़ा डाउट हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि लास्ट में जिसकी कॉपी चेक होती है, क्या उसको कम मार्क्स मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एग्जामिनर को 10 कॉपीज दी गई तो क्या वो 6 to 7 कॉपीज चेक करने के बाद हार्ड मार्किंग करने लगते हैं?
जब मैं बोर्ड्स दे रहा था तब मेरे मन में भी यही था। आप बोर्ड चेकिंग में जा चुकी हैं तो आप बेटर जानते हैं, सो प्लीज इस पर कुछ बताएं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी बच्चे को कम और किसी को ज्यादा मिलते हैं और टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। टीचर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। पहली चीज कि जब भी हम बोर्ड में कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक मार्किंग स्कीम मिलती है। मार्किंग स्कीम मीन्स आंसर शीट। जी मैम। उस आंसर शीट में हर एक क्वेश्चन का हर एक मतलब पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें उनकी कॉपियों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उनकी कॉपियों में मार्क्स को देना होता है। हम किसी में ज्यादा या किसी में कम नहीं दे सकते। हर एक चीज का एक परफेक्ट क्राइटेरिया होता है। कभी कभी बच्चों को क्या लगता है कि वो उन चीजों को उन्होंने बेटर किया है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हिच इज टर्मिनोलॉजी, जी मैम, जो की पॉइंट्स होते हैं, ये की पॉइंट्स को बच्चे भूल जाते हैं। पूरा स्टोरी लिख देते हैं लेकिन की पॉइंट्स का वर्ड्स का मीन्स को जानते ही नहीं। जबकि हर एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो इन चीजों को बताता है कि ये की पॉइंट्स है। अगर बच्चे उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें कि इनके अलावा की कॉपी बाद में बेकार चेक होती है, पहले सही चेक होती है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि कोई भी टीचर, हर एक टीचर को कॉपी उसकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही चेक करनी होती है, उसके आंसर स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग ही चेक करनी होती है, जो कि बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है। जी मैम। तो ना ही वो किसी को कम दे सकते हैं और ना ही किसी को ज्यादा मार्क्स। ओके मैम। तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ अगर कोई बच्चा बोर्ड्स में जा रहा है तो डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर करने वाला है। यस मैम। यस, जब तक वो अपनी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा वो घूमता रह जाएगा कि उसको करना क्या है, वास्तविकता में उसको करना क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा आंसर यही होता है कि वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ले, वो अपना एक टाइम टेबल बना ले, वो अपना एक शेड्यूल प्रिपेयर कर ले कि उसका कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा बेकार है, किस तरीके से करना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, और वो किन किन चीजों पे उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं स्पेशली आईएससी में, जी मैम, और जो आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उन क्लासेस में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर का या हर एक पार्ट का, आपकी बुक के हर एक पार्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइड होते हैं। जी मैम। तो उन नंबर ऑफ मार्क्स के बेस पर कौन से किस टॉपिक में ज्यादा मार्क्स गेन करना है, किस टॉपिक में कम मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये पूरी तरह से डिवाइडेड होता है। तो हमें उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। उन टॉपिक्स को एक पार्ट में रखकर उन पे ध्यान हर एक पे देना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। पूरे पेपर जो होते हैं वो पूरी बुक से बनते हैं, लेकिन जिनमें ज्यादा मार्क्स अलॉटेड होते हैं उनसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, और जिनमें कम मार्क्स होते हैं उनसे कम क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो पहले हमें वो ज्यादा वाला स्कोर जो क्वेश्चन है उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे आकर अपने सबसे लोअर क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके फिर एग्जाम देने के लिए जाना चाहिए। ओके मैम। कई बार बच्चे जाने अनजाने लैला मजनू बन जाते हैं मैम, और उस चक्कर में सफर उनके ग्रेड्स करता है। ये टीनेज ही ऐसी, कई बार बच्चे ना चाहते हुए भी कब डूब जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। तो बच्चों को कैसे ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो कैसे खुद को बचा सकते हैं इन सब में इन्वॉल्व करने से? देखिए, नो वन इज परफेक्ट, दैट्स व्हाई पेंसिल हैव अ इरेजर। जी मैम। बेस्ट आई थिंक, बिकॉज अगर हम एक एज की बात करें तो जाहिर सी बात है ये एक कॉमन चेंजेस होते हैं जो हर एक बच्चे की बॉडी में आते हैं। टीनेज एक एज होती है जिसमें बहुत सारी चीजें बॉडी में चेंज होती हैं, और उन चेंजमेंट की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट पोल्स की तरफ, यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ अपने आप होने लगता है। जी मैम। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों पे कंट्रोल करना, ये हम बच्चों का खुद का, और बच्चों को जो उनके साथ में पढ़ा रहे हैं, जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ये उनका काम होता है। बच्चों को भी खुद नहीं सोचना चाहिए कि उनका करियर किस चीज पर बेस है। अगर वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वो अपना जो फोकस है, जो उनका मेन एम है, उस पे वो चुक जाएंगे। और मेरे ख्याल से तो अपना सबसे पहला प्यार अपनी स्टडी और अपना गोल होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी चीज ना ही हमें कोई सफलता दिला सकती है और ना ही हमें कहीं पर भी झुका सकती है। ये चीजें चेंजेस जरूर लाती हैं
हैं, बच्चे उसमें बहक जरूर जाते हैं, लेकिन खुद को संभालना ये हमारा खुद करना है। तो और ये चीजें मेरे ख्याल से अगर आपके किसी भी बच्चे के मन में ऐसी चीज होती है तो बच्चों को पता है कि क्या चीज गलत है। बच्चे टीन एज में इतनी चीजें जानते हैं कि कौन सी चीज गलत और कौन सी चीज सही होती है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ ही जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को अपने पथ को अच्छे से समझना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो उसे किसी ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाता कि वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। लेकिन मुझे लगता है कि उनको बात करनी चाहिए अपने उस रिस्पेक्टिव पर्सन से जिनसे वो अपनी हर बात शेयर कर सकता है और उसे पता है कि उनसे उसको आंसर भी मिलेगा। जी मैम, आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपके टीचर्स जरूर ऐसे होते हैं कि वो आप उनसे बात करें और अपनी जो समस्या है उसको रखें। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आप जिन चीजों में भटक गए हैं उनसे बाहर निकलेंगे। जी मैम। तो हमें अपना पहला प्यार अपने स्टडीज को बनाना है, ये एडवाइस है आपकी। यस मैम। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि एक चीज बहुत सच है, द पास्ट इज वेयर यू लर्न अ लेसन एंड द फ्यूचर वेयर यू अप्लाई द लेसन। सो इट इज अ बेस्ट फैक्ट, बिकॉज जो हम चीजें जो हमारे साथ में हो गई होती हैं हम उनसे लर्न करते हैं, लेकिन उनको फ्यूचर में अपनाना ये हमारा काम है। जी मैम। मोस्टली लोगों के मन में ये है कि हैविंग अ गर्लफ्रेंड और ए बॉयफ्रेंड इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट यू। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था, क्या रिलेशनशिप से नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है स्टडीज पे या कभी पॉजिटिव भी हो सकता है? देखिए, रिलेशनशिप अगर एक अच्छे मोड पर हो तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन ये एज में बच्चे, जिस एज की बात आप कर रहे हैं, उस एज में बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि उन्हें पता हो कि कौन सी चीजों से सही इफेक्ट पड़ेगा और किन चीजों से गलत इफेक्ट पड़ेगा। जी मैम। उनको सिर्फ वो बातें करना, उनसे अपने मन की बात को शेयर करना या फिर उनसे जो है उस पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों को डिस्कस करना वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है एक मैच्योरिटी के बाद ही बच्चे समझ सकते हैं और एक मैच्योरिटी के बाद ही उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो आपस की बॉन्डिंग है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। जी मैम। उस टाइम पे वो शायद एक दूसरे का बहुत अच्छे से साथ दे सकते हैं। टीन एज में रहकर वो स्टडी को सफर ही करता है। जी मैम। तो करियर फर्स्ट, रिलेशनशिप सेकंड। यस मैम, एम आई राइट? आई थिंक करियर इज द फर्स्ट लव ऑफ आवर लाइफ। ओके मैम। इट शुड बी। यस मैम, इट शुड बी। इस टाइम बच्चे बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं मैम, तो कोरोना की वजह से घर में रहकर कोई खुद को किस तरह से एक्टिव रख सकता है? मेडिटेशन, क्या हम मैम इस टाइम खुद को मेडिटेशन से एक्टिव रख सकते हैं? हाँ, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा, हम कहें, मेडिसिन है हमारी लाइफ के लिए। जैसे कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो इतनी नेगेटिविटी से घिर गए हैं, बाहर इतना ज्यादा पैंडेमिक चल रहा है कि ना बच्चों को बाहर जाने दिया जा सकता है, ना उनका अंदर रहकर, क्योंकि अंदर पूरे दिन घर में रहना जो है एक पूरे माइंड को बाइंड अप कर देता है, बांध देता है। जी मैम। तो ये जो चीजें हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो रही हैं। बच्चे दिन भर फोन में लगे रहते हैं, दिन भर या तो टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं, जो स्टडी करना है उन पे भी उनका फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों का मेन जो होता है वो बाहर जाने से उनका माइंड जो है वो ओपन होता है, लेकिन इस दौर में बाहर भेजा नहीं जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर बच्चा मेडिटेशन करे, मेडिटेट करे अपने आप को, तो मेरे ख्याल से उस नेगेटिविटी से, ये जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, उनसे बाहर निकल सकता है। मेडिटेशन इज अ बेस्ट मेडिसिन टू कवर अप योरसेल्फ। ऑलराइट मैम। मुझे लगता है कि थोड़ा सा, भले ही थोड़ा सा टाइम निकाले, वो मेडिटेट करें और अपने आप को उन चीजों से, स्टडी के अलावा कुछ ऐसे जो हम घर में बैठ कर सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव चीजें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। जैसे गर्ल्स हैं, उनको आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, बॉयज हैं, उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लिखने में इंटरेस्ट होता है। तो ये सब चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए तो जो बाहर की नेगेटिविटी है
वो बच्चों पर हावी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये पैंडेमिक का टाइम हमारे अंदर के छुपे हुए पैशंस को एक्सप्लोर करने का है। हाँ, ये भी बिल्कुल, अगर हम अपने अंदर के पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इस पेंडेमिक टाइम में बहुत अच्छा मौका है, जिसमें क्योंकि कल हम जब बाहर जा रहे होते हैं तो बाहर खेलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। आज क्रिकेट खेलना है, कल फुटबॉल खेलना है, फिर कल कहीं बाहर जाना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ये टाइम हमको शायद बेस्ट मिला है हमारी अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने, हमारा जो पैशन है उसको बाहर निकालने। मुझे बच्चों को उस चीजों पर भी फोकस करना चाहिए जिससे वो एंजॉय भी करेंगे, अपने अंदर की छुपी हुई उनकी प्रतिभा है उसको बाहर भी निकालेंगे और अपने आप को बेहतर समझ सके कि वो किस चीजों में अगर उनके अलावा पढ़ाई के अलावा उनके पास और कौन से ऑप्शन है जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिसमें वो अपने आप को सफल बना सकते हैं। जी मैम, कई बच्चों के साथ ये कंडीशन भी बनती है कि उनका स्टार्टिंग का कोई एग्जाम थोड़ा सा अगर खराब हो गया तो उनका पूरा मोरल डाउन मार जाता है। तो इस कंडीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले पेपर्स पर इफेक्ट ना पड़े? इसके लिए एक बहुत अच्छी मैं कुछ लाइन बोलूंगी। जी मैम। तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना, ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी मैम। तो ये लाइन मेरे ख्याल से हर चीज को व्यक्त करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक चीज की वजह से अपने आप को हार कर बैठ जाएंगे तो आगे की मंजिल का पता कैसे चलेगा? तो मुझे लगता है कि अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे का कोई भी एग्जाम खराब हो जाता है तो बाकी के रास्ते हैं उसके पास, उस रास्तों पे चल के हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो किसी न किसी वजह से पीछे छूट गए। जी मैम। तो 1 या 2 एग्जाम खराब होने की वजह से बच्चों को अपना कभी मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी के बचे हुए जो एग्जाम्स हैं शायद वो उनसे और बेटर दिला दें। जिनकी उम्मीद वो ना कर रहा हो उन सब्जेक्ट्स में, उससे भी अच्छी उनको वो मिल जाए। तो कभी भी हारना नहीं चाहिए। 1 या 2 एग्जाम खराब होने से पूरी लाइफ नहीं खराब हो जाती। Because knowledge is a part of success. Winning does not always means being first winning. Means you are doing better than you are doing before. यानी कि आप उससे भी अच्छा कर सकते हो जैसा आप पहले से कर रहे थे। जी मैम। तो मुझे लगता है उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उनको आगे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि वो उससे भी अच्छा कर सके जैसा वो पहले कर सकते थे। जी मैम। तो आपकी एक ओवरऑल एडवाइस क्या होगी बोर्ड्स एस्पिरेंट्स को जिनके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं या पोस्टपोन हो रहे हैं, उन्हें कोई एग्जाम डेट नहीं बताई गई अभी, तो वो कैसे खुद को प्रिपेयर करें आने वाले एग्जाम्स के लिए? देखिए, अभी कोई एग्जाम डेट नहीं बताई गई है। बहुत सारे बच्चों के जैसे CBSE 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। जी मैम। 12th के अभी भी हो सकते हैं, जुलाई की फर्स्ट वीक में इसका डिसीजन आएगा। तो ये इन चीजों पे बच्चों को अपने आप को कंसंट्रेट रखना चाहिए मेरे ख्याल से। उनको मतलब अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आगे कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। 12th क्लास के लिए स्पेशली अगर एग्जाम नहीं होंगे तो बच्चे को आगे का ग्रेड यानी कि हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। जी मैम। ठीक है, एग्जाम का ना होना तो शायद एक बहुत बड़ी मतलब मैं जानती हूँ, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको एग्जाम्स का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। वो चाहते हैं कि उनके एग्जाम हो ताकि वो अपने आप को, अपने अंदर की जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से परख सकें कि उनके अंदर अभी क्या चीज बाकी है, क्या चीज उन्हें करना है और आगे कितनी वो मेहनत कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, तो उनके लिए तो बेकार है, लेकिन उन बच्चों के लिए अच्छा है जो थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं वो भी अपने आप को स्ट्रेटेजी मतलब अपने आप को तैयार करें कि आगे के उनको आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नेक्स्ट क्लास के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। और जिन बच्चों के एग्जाम अभी बाकी हैं, उनके होने हैं, उनको अपने एग्जाम्स के साथ साथ अपनी बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब आगे का क्या करना है, लेकिन एग्जाम्स के पार्ट को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो कभी भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें ताकि वो चीजें
खत्म ना हो और अपने आप को फोकस करें। ऑलराइट मैम, तो आई एम ऑल फिनिश्ड विद माय क्वेश्चंस। तो मैं एक सम अप कर देता हूँ कि आप अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप अपने एग्जाम पर फोकस करिए, बिकॉज आप जिस चीज पे फोकस करेंगे आपको वही चीज दिखाई देगी। अगर आप नेगेटिव चीजों की तरफ जाएंगे तो आप नेगेटिविटी से ही भर जाएंगे। तो आपको बाकी चीजें नहीं देखनी है, आपको बस एग्जाम्स पर फोकस करना और अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है। आप इसके लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर बच्चे मेडिटेट नहीं कर पा रहे तो मेरे ख्याल से उनको एक एडवाइस होगा कि वो अपनी उन चीज पे फोकस करें। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जनरली क्या बताया जाता है कि एक बड़ा सा पेपर ले लो, उसमें छोटा सा बिंदी रख दो और वहां पे बैठ के मेडिटेट करो। जनरली जो बच्चे शैतान होते हैं या जिनका माइंड जो है वो डाइवर्टेड होता है, वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका और है जो मेरे माइंड में अभी आया है कि हम उस चीज को अपने सामने रखें जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और उस चीज को कंटिन्यूअसली देखते रहें। तो मेरे ख्याल से वो भी जो बच्चे अपने मन को भटकाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं और उनका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो उनको मेडिटेट करने में बहुत अच्छा है। ऑलराइट मैम, तो कई सक्सेसफुल लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने गोल को एक बड़े से पेपर में लिखकर अपने वॉल पर चिपका लिया था। तो क्या इससे सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, इससे सक्सेस होने के चांसेस, क्योंकि वो हमें हमेशा हमारे आंखों के सामने दिखता रहता है जी मैम। हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन लव क्या है, हमको क्या अचीव करना है। तो ये चीजें जब हमारे सामने से कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो बार बार देखने से वो हमारी आंखों के सामने, वो हमारे सामने जब हमेशा आती रहती है तो हमें याद रहती है, हमें याद हो सकती है और वो चीजें हमारे मन में, हमारी आंखों में बसी रहती है। तो जब किसी चीज को बार बार देखेंगे तो वो चीजें जो है वो हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी और उन पे हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा होगा। ऑलराइट मैम, तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम।